अली जैदी को इस हालत में देखकर दिल दुखी हुआ। इनकी मुश्किलात दूर करने के लिए दुआ मांगी। 2-3 बरस पहले की वो शाम याद आई जब वो एंकर मारिया मेमन के शो से फारिग हुए थे। मैं और इरशाद भट्टी वहीं थे। मुझे देखा तो कहका लगाकर बोले, आप हमारे लाख स्कैंडल्स बनाएं, हम कहीं नहीं जा रहे। अब हम 2028 तक हुकूमत करेंगे। मैं इन लोगों से अब नहीं उलझता जिनके खिलाफ मैं स्कैंडल्स फाइल करता हूँ। कभी उलझ पड़ता था। उम्र बढ़ने के साथ एहसास हुआ कि ये क्या बेवकूफ़ी है। इन दिनों मैंने ताज़ा GITC का स्कैंडल फाइल किया था, जिसके तहत इमरान खान ने अपने करीबी डोनर्स और बिजनेसमैनों को 250 अरब रुपए माफ कर दिए थे, जिनमें ज्यादातर इनके ATMs थे। खैर, इस स्कैंडल को ब्रेक करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने इमरान खान का फैसला गलत करार देकर 250 अरब रुपए रिकवरी का हुक्म दिया था। इस पर इमरान खान नाराज हो गए थे और नाराजगी इस हद तक पहुंची कि मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े थे। मेरी बीवी मेरा मजाक उड़ाती थी कि तुम पाकिस्तान में वाहिद सियाने हो जिसने कौम के 250 अरब रुपए लुटेरों के मुंह से निकलवाए और बदले में इनाम के तौर पर अपनी 60 डिजिट तनख्वाह से हाथ धो बैठे हो और अब भांजो भतीजों से कई माह से उधार लेकर काम चला रहे हो। मैं शर्मिंदा हो जाता था कि वाकई ही बड़ा गुनाह कर बैठा था। कौम अपनी अपनी मर्जी के लुटेरों के हाथों लुटकर खुश थी, जबकि मैं इनके लुटे 250 अरब रुपए बचाकर अपने ताई बड़ा तीर मार चुका था और अब कई माह से बेरोजगार बैठा जख्म चाट रहा था। खैर, बात GIDC स्कैंडल तक नहीं रुकी थी, बल्कि अली जैदी साहब पर भी चंद स्टोरीज फाइल की थी, जिनमें एक IT इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक दोस्त के चंद बड़े बड़े कारनामे शामिल थे। अली जैदी साहब इस्लामाबाद में अपने उसी दोस्त के घर रहते थे, जिसे बाद में वो वजीर आजम के साथ चीन ले गए और वापसी पर इस दोस्त को पेशावर मेट्रो में $84 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। बाद में पता चला कि इस दोस्त के खिलाफ FIA के पास मुकदमा चल रहा था। वो 17 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था जो इस दोस्त ने CDA के साथ किया और इसे पूरा न कर सका था, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जो बंदा 17 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सका था, इसे अब पेशावर में $84 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जबकि इसके खिलाफ FIA में मुकदमा भी चल रहा था। अब अली जैदी साहब वहाँ खड़े मुझे अपने तय चिढ़ा रहे थे कि आप कुछ भी कर लें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन सब का मंसूबा था कि नवंबर 2022 में फैज हमीद आर्मी चीफ बनेंगे। अगले साल 2023 के वस्त में जनरल इलेक्शन होंगे, जो फैज हमीद साहब उसी तरह जितवाएंगे जैसे उन्होंने बाजवा साहब के साथ मिलकर 2018 का इलेक्शन जितवाया था। बदले में इनाम के तौर पर बाजवा साहब को तोसी दी गई, जबकि इनके बाद फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनना था। इमरान खान के एक और गर्विदा जनरल ने DG ISI बनना था और काम वहीं से शुरू करना था जहां से छोड़कर फैज हमीद आर्मी चीफ बनना था। एक दोस्त कहता था कि फैज हमीद साहब में वो सब खूबियां मौजूद हैं जो इन्हें पाकिस्तान का पुतन बना दें। इमरान खान अगले इलेक्शन से पहले कानून में तब्दीली या रेफरेंडम के जरिए सदारती निजाम की बुनियाद रखेंगे और तुर्की के तैयब अर्दोआन की तरह सदर बनकर मर्जी की हुक्मरानी करके पूरे मुल्क को सीधा कर देंगे। उन दिनों इमरान खान हर तरफ सदारती निजाम के हक में तकरीरें करते पाए जाते थे और इसके फवायद कौम को बताते थे। वो पावर में तो पार्लिमानी निजाम की बदौलत आए थे, लेकिन इन्हें तैयब एर्दोआन बतौर रोड मॉडल अच्छा लगता था। तैयब एर्दोआन ने भी 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बनकर सोचा था कि यार छोड़ो, वजारत उज़्मा भी कोई ओहदा है, बंदा बने तो सदर बने और रूस के सदर पुतिन की तरह आनी हाथों से अपने मुखालिफिन से निपटे। तैयब एर्दोआन के रोल मॉडल पुतिन थे और सदर बनते ही उन्होंने पुतिन की तरह अपने मुखालिफिन को नाको चने चुभवाए। यूं इमरान खान को भी वही शौक चढ़ाया कि इन्हें पुतिन और एर्दोआन की तरह वज़ीर आज़म के बजाय सदर बनना चाहिए। वज़ीर आज़म की नौकरी भी कोई नौकरी है जहां आपको पूरी पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके आपको हटाया जा सकता है। अपोजिशन की बातें सुने। सदर बनकर जहां आपके पास बहुत इख्तियारात आ जाते हैं, वहीं आपको इतनी जल्दी सदर की कुर्सी से नहीं हटाया जा सकता जैसे वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं। इन्हें भी ताकतवर सदर बनना था और इस गेम के लिए वो खुद को अरसे से तैयार कर रहे थे। इस पूरे खेल में फैज हमीद साहब को कलीदी किरदार अदा होना था, जिसे मेरे दोस्त मिस्टर पुतिन कहते थे। मैं इन दोस्तों को खुश देकर कहता था कि जरा पढ़ ले मिस्टर पुतिन कौन है और इनका शुगल क्या है, खुसूसन मीडिया और मुखालिफिन को कैसे हैंडल करते हैं। आप जो फैज हमीद को इमरान खान का पुतिन बनाकर अभी से चस्के ले रहे हैं, कल यही चौक में कोड़े मरवाएंगे। खैर, अली जैदी इन दोनों मुख्तलिफ हलकों के बड़े करीब बल्कि लाडले थे। इनके खिलाफ मेरे एक दोस्त ने अमेरिका से चंद खतरनाक दस्तावेजात डॉलर्स खर्च करके निकलवाई थी। जब वो खबर अली जैदी तक पहुंची तो उन्होंने एक शादी में मौजूद एक जनरल साहब से इस रिपोर्ट को सिफारिश करवाई के जाने दो यार। इन दिनों अगर याद हो तो जनरल बाजवा भी आर्मी हाउस में रात को एंकर्स को बुलाकर धमकियां देते थे कि अगर वो इमरान खान के खिलाफ तनकीद करने से बाज न आए और मसाइल पैदा करना बंद न किए तो फिर उन्होंने 5000 ऐसे लोगों की फहरिस्त बना रखी है जिन्हें खत्म करके मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। हमारे साफी दोस्त मोहम्मद मालिक जो इस मुलाकात में मौजूद थे कुछ बोले तो बाजवा साहब ने कहा आप साफियों के नाम भी इसमें डलवाए जा सकते हैं। मोहम्मद मालिक ने खुद इस बात की तस्दीक की। इस वक्त के वफाकी वजीर फैजल वावडा ने भी एक टीवी शो में कहा था कि 5000 बंदे मार दें तो सब ठीक हो जाएगा।
یہ سب باتیں اس وقت کھلے عام ہو رہی تھیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ یہ خون ریزی اور قتل عام کی دھمکیاں ٹی وی پر دی جا رہی تھی اور باجوہ صاحب صحافیوں کے سامنے اس فہرست کی موجودگی کی تصدیق کر کے انہیں ڈرا رہے تھے۔ اس طرح کی ایک فہرست کہا جاتا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز نے بھی نواز شریف کے پہلے دور میں تیار کی تھی، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ اگرچہ کچھ لوگ جنرل آصف کی اس فہرست کی بات کو درست نہیں مانتے، لیکن اس دور میں بھی یہ بات عام تھی۔ جنرل آصف نواز ہوں یا جنرل باجوہ، وہ اپنی 5000 لوگوں کی فہرست ساتھ لے گئے۔ عمران خان طیب ایردوان کی طرح صدر بن نہ سکے جو روس، سعودی یا چینی انداز میں پاکستان میں سب کو پھانسیاں لگاتے۔ جنرل فیض حمید پوتن نہ بن سکے، جبکہ ہمارے دوست علی زیدی 2028 تک حکومت نہ کر سکے۔ آج انہیں قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑ رہی ہیں۔ حضرت علی کا قول یاد آیا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ایک سکیم یا پلاننگ، تکبر اور غرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبے انسان زمین پر بناتے ہیں، جبکہ ایک سکیم خدا آسمانوں پر بناتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آخری فیصلہ یا رضا کس کی چلتی ہے۔ آج انہیں قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑ رہی ہیں۔ حضرت علی کا قول یاد آیا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ایک سکیم یا پلاننگ، تکبر اور غرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبے انسان زمین پر بناتے ہیں، جبکہ ایک سکیم خدا آسمانوں پر بناتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آخری فیصلہ یا رضا کس کی چلتی ہے۔